बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ें जो न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ होती हैं, ठीक है। एक होता है आपके डाटा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। जो होता है ना क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है कोई भी क्वालिटेटिव एनी काइंड ऑफ क्वालिटेटिव डाटा जो भी होता है, वो सारा का सारा आपका जो है वो इस कंसर्न विद आपका नॉन न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना। नॉन न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें नॉन न्यूमेरिकल में आती हैं वो सारा का सारा आपकी क्वालिटेटिव के ऊपर होता है, ठीक है ना। और जो होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है दैट इज़ कंसर्न विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। इनका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, न्यूमेरिकल्स के साथ होता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स का मतलब ये होता है कि वो तमाम तर चीज़ें जिनका कनेक्शन जो है वो आपके एनालिसिस के साथ होता है, डाटा एनालिसिस के साथ होता है। जैसे सिंपल सी बात, अगर हम कहें जी पाकिस्तान के हालात कैसे, हम कहते हैं अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे क्यों नहीं हैं? क्योंकि पाकिस्तान के जो न्यूमेरिकल हालात हैं या पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंसर्न विद फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंपनी की शो करती है, ठीक है ना। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है आपकी, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इससे कंसर्न करती हैं कि आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो चूँकि मैंने जैसे पहले बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस कंसर्न विद फाइनेंस, ये फाइनेंस के साथ कंसर्न करती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों पर आपने ये याद रखना है कि आपकी फाइनेंस की चीज़ें जो हैं वो इंटरलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ। कौन सी इंटरलेटेड होती हैं? वो इंटरलेटेड ये होती हैं कि आपका कुछ एनालिसिस हाई होते हैं, कुछ एनालिसिस लो होते हैं। यानी कंपनी कभी कुछ अच्छा कर रही होती है, कंपनी कुछ कभी लो कर रही होती है। जब कंपनी जो है वो अपने एनालिसिस को देखती है, तो वो आपने देखना होता है कि कंपनी एनालिसिस किस बेसिस पे कर रही है। कंपनी का मेथड ऑफ एनालिसिस किस कंसर्न हाई एंड लो का एनालिसिस कंसर्न करता है, सेमी वेरिएबल्स के ऊपर कंसर्न करता है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंसर्न करता है, एंड वेरिएबल्स के ऊपर कंसर्न करता है। सेमी वेरिएबल्स क्या होते हैं? इसमें सारी बात है फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स का कुछ कुछ हिस्से शामिल होते हैं, यानी वो प्योर वेरिएबल नहीं होता, उसमें कुछ एलिमेंट फिक्स का भी होता है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट सारी बात है वो टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी जिसको हम कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं उसको फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। एंड वेरिएबल एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे वो खुद भी बता रहा है कि आपके सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों एलिमेंट्स का शामिल होता है। तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है। जब हमने इस बेसिस के ऊपर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना होता है हर चीज़ का, तो वहाँ पे हमने उसको स्टेप वाइज लेके चलना होता है। स्टेप वाइज में क्या है, नंबर 1 आपने देखना होता है कि कंपनी का लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है, यानी कंपनी कम से कम काम वर्कजेबल प्रोडक्शन कितना कर रही है, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना कर रही है, ठीक है। कंपनी जो है उसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, यानी कंपनी के अंदर वेरिएबल्स लेवल्स कितने हैं, जिसमें हाई वेरिएबल्स और लो वेरिएबल्स कितने हैं, इन दोनों को देखा जाता है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर रहते हुए ये देखा जाता है जिसमें फिक्स कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट एक्टिविटी माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कोई टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट का मतलब है टीसी में से अगर वीसी को निकाल दिया जाए तो ये क्या कहलाती है, एफसी कहलाती है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कहलाती है। तो ये आपने देखना होता है कंपनी के अंदर। तो ये आपने स्टेप वाइज करना होता है। मैं बात को दोबारा थोड़ा सा समझा देता हूँ कि स्टेप वाइज कैसे आपने कंपनी के अंदर करना होता है तमाम तर चीज़ों को। नंबर 1 आपने कंपनी के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ लेवल का देखना है लोएस्ट लेवल पे, यानी कंपनी मिनिमम क्या क्या कर रही है, मिनिमम प्रोडक्शन कितना कर रही है, मिनिमम फिक्स कॉस्ट कितना कर रही है, मिनिमम वेरिएबल्स कितना कर रही है, मिनिमम जो कुछ भी हो सकता है वो कॉस्ट के हिसाब से वो वहाँ पे आपने चेक करना होता है। नंबर 2 स्टेप ये होता है कि आपने देखना होता है कि कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल और डिवाइड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी और माइनस लो लेवल एक्टिविटी को देखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है अमाउंट, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट होती है, इन दोनों को हाई एंड लो माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी जो है फॉर एग्जांपल एक टाइम पे 10,000 रुपये का यूनिट बनाती है और एक टाइम पे 6,000 रुपये का यूनिट्स बनाती है, ठीक है। तो सारी बात है 10 में से 6 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हाई एंड लो एक्टिविटी का मतलब है कि यूनिट्स कितने बनाती है। जैसे कंपनी पहले टाइम में 100 यूनिट्स बनाती है और अगले प्रोडक्शन लेवल पे अगले दिन जो है वो बनाती है 60 यूनिट्स बनाती है। तो फिर इनको माइनस करेंगे, इसका माइनस और इसका माइनस, जब दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो फिर आपस में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 10 में 6,000 निकला तो कितना रह गया, 4,000। और 100 में से 60 निकला कितना रह गया, 40। 40,000 डिवाइड बाय 40। तो
तो ये सारा का सारा कुछ कहलाएगा। तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लाजमी आता। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, उसका पेपर में आना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चांस होते हैं कि पेपर में वो जो है वो आ जाए। उसके बाद आपने देखना होता है फोर के ऊपर कंपनी का वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो किस हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल निकाल दिया जो फिक्स कॉस्ट होती है, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल्स का आपने एनालिसिस करना होता है। ठीक है, कि कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ। तो ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली आपका हाई एंड लो मेथड के। ठीक है ना, जब भी आपने किसी का हाई एंड लो मेथड देखना होता है, हाई एंड लो मेथड की एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में कितना प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 100। ठीक है, फरवरी में कितना प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 80। ठीक है ना, मार्च में कितना प्रोडक्शन किया, 70। अप्रैल में कितना प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 60। ठीक है, मई में कितना प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 120। और जून में कितना प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 90। तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल क्या है? हाईएस्ट लेवल 120 है। ठीक है ना, और लोएस्ट लेवल यहाँ पे क्या है? लोअर लेवल 60 है। तो इस तरह से आपने हाई एंड लो मेथड के तमाम तर पर्सपेक्टिव को, हाई एंड लो लेवल के तमाम तर पर्सपेक्टिव को जो है इस तरह से देखना होता है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज का मतलब होता है जिसमें आप इकोनॉमिकल एडवांटेज ऑफ सिंपलिसिटी को लेते हो, जिसमें आप देखते हो कि कंपनी ईजी टू यूज़ कितना है, यानी कंपनी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो ये कंपनी का इजी टू यूज़ है बेसिकली। ठीक है ना, यानी कंपनी को यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, बेसिकली मकसद ये होता है ओवरऑल कि वेरिएबल कॉस्ट एनालिसिस हो जाए। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को एनालिसिस करना यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी आसान होता है, सिंपल है। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ इफेक्टिव कॉस्ट को देखता है, यानी ऐसी कॉस्ट जो फ़ौरन हो रही है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट फ़ौरन हो रही है, फिक्स कॉस्ट फ़ौरन हो रही है, सिर्फ उसको देखता है। ये अज्यूम करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट को और प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर कॉस्ट के हिसाब से। तो ये जितना भी हमें डाटा दिया होता है ये असम्पशन बेस होता है, एक्चुअल नहीं होता। और जिसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल के रिजल्ट्स को आपस में माइनस वगैरह करके रैंडमली लिया जाता है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये असम्पशन बेस होता है सारा का सारा। ठीक है ना, अज्यूम किया होता है। तो ये सारा का सारा जो है इसका फिर डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो अज्यूम असम्पशन बेसिस होता है तो इसलिए एक्चुअल चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो जैसे ये एडवांटेज है। लेकिन मेरा वोट हाई एंड लो मैटर की तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम एक लर्निंग कर्व मिलता है। आपको कम से कम ये मिलता है कि आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो हाई एंड लो तरीके से वेरिएबल कॉस्ट का। ये आप अपना प्रोडक्शन शुरू करने से पहले भी कर सकते हो, प्रोडक्शन के दौरान भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो आपका एक लर्निंग मोड इस तरह से चल जाता है। नीचे आप आए, ये सारी बात उसने वैसे ही दिया हुआ जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया। ये कस्टम भी मैं करा देता हूँ। ठीक है ना, मंथ दिए हुए हैं। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यूनिट्स दिए हुए हैं 340, 330। इंस्पेक्शन कॉस्ट दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, आपने हाईएस्ट लोएस्ट को देखना है यूनिट्स को, और कॉस्ट को भी हाईएस्ट लोएस्ट को देखना है, आपस में डिवाइड कर देना। तो ये आपकी कॉस्ट का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है जी? एडिशनल एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो। ये करते हैं एडिशनल एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आउटपुट यूनिट्स के हिसाब से देखा है क्या होते हैं आपके यूनिट्स कितने आ रहे हैं। टोटल 200 यूनिट्स आ रहे हैं, कभी 300 आ रहे हैं, कभी 400 आ रहे हैं। टोटल कॉस्ट आपकी 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है और 9,000 आ रही है। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का वही तरीका जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने देखना था हाईएस्ट लेवल कितना है, आपने देखना है लोएस्ट लेवल कितना है। 9,000 में से 7,000 निकलेगा, उसके बाद डिवाइड बाई। ठीक है ना, हाईएस्ट कितना 400 और लोएस्ट कितना 200। 400 में से 200 निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे तो $10 पर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि एक्टिविटी लेवल जो है वो किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। एक्टिविटी लेवल जो है हमने ये देखना होता है कि आपके बिज़नेस के अंदर जो है जिस हिसाब से चल रहा होता है वो उस हिसाब से देखना होता है। मिसाल के तौर पे जब आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट आपने प्रॉपर तरीके से निकाल लिया, निकालने के बाद आपने इसको हाईएस्ट के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। 400 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो गया? 4,000 आ गया। ठीक है, और टोटल आपकी हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है? 9,000। सारी बात है कि 9,000 हाईएस्ट कॉस्ट हो गया और 400 मल्टीप्लाई 10, तो हाईएस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। तो ये टोटल 5,000 रुपया जो है वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कहलाएगी। ठीक है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या कहलाएगी? 5,000 कहलाएगी। उसके बाद उसने अब यहाँ पे हमारा क्या क्या निकला है? हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, हमने टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने आगे क्या निकालना है? इफ़ आउटपुट इज़ 350 यूनिट्स। अगर आउटपुट 350 यूनिट्स के ऊपर हो तो क्या करेंगे?
350 यूनिट जो भी होगा वो, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना। ये जो 10 निकाला है इसकी जान नहीं छोड़नी। 350 मल्टीप्लाई 10 3500 आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट जो है, ठीक, फिक्स कॉस्ट जो है वो आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5000 जमा 3500 टोटल कितना आ जाएगा, 8500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा। उसके अलावा आउटपुट जो है वो आपके पास टोटल कितनी है, अगले क्वेश्चन के अंदर, अगले पार्ट के अंदर 600, 600 मल्टीप्लाई 10, 600 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। और फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है आपके पास आई है, 4000 आपके पास फिक्स कॉस्ट है। तो उसको उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को हम जो है वो पर्सपेक्टिव को जज करेंगे। यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई 10 जो है ये 6000 आना चाहिए, ये गलत दिखा हुआ। ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई 10 9,000, ये गलत लिखा हुआ, ये 6000 है, ठीक है ना। और 6000 और आपका जो है वो फिक्स कॉस्ट उसने उठाई है यहाँ पे 4000 के हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये है कि आपका जो 600 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे 6000 आता है, तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इन चीज़ों को जो है वो आपने एनालिसिस करना होता, ठीक है। अब नीचे आप आओ तो नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के अंदर क्या होता है, जिसमें आपका बिजनेस का जो है वो लर्निंग कर्व होता है। लर्निंग कर्व का मतलब बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है। तो जब किसी भी बिज़नेस के अंदर जब ये एंगल बनता है ना इस तरह से वाला, ये कर्व वाला, बेंड वाला, उसका मतलब बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो यूनिट के हिसाब से ठीक चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे ये करता है शो कर्व एवरेज टाइम पर यूनिट के हिसाब से, कि एवरेज टाइम पर यूनिट जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एवरेज टाइम पर यूनिट जो होगा तो उसको इस तरह शो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये देखना होता है अगले क्वेश्चन में टोटल टाइम और आउटपुट का एनालिसिस देखना होता है इस ग्राफ के अंदर। उसके बाद नीचे आप तो लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ द लर्निंग कर्व मॉडल। यानी लर्निंग कर्व मॉडल के अंदर लिमिटेशन कौन कौन सी हैं। इसमें प्रोसेस इज़ लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। प्रोसेस लेबर इंटेंसिव का मतलब है जिसमें वेरी कैपिटल हाई इंटेंसिव होता है। हाई इंटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा होता है, ठीक है ना। और लेबर इफेक्ट कैन नॉट अप्लाई इफ द मशीन लिमिट द स्पीड ऑफ लेबर, ठीक है। यानी अगर कैपिटल आपका ज़्यादा लगा हुआ है और आपकी लेबर जो है वो उस तरह से अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि जो मशीन जो है वो लेबर के मुताबिक नहीं चल रही। यानी मशीन जो है वो लिमिट कर रही है स्पीड ऑफ लेबर को। फॉर एग्जांपल लेबर बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल बना सकते हैं 1000 यूनिट्स, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है। अगर लेबर फॉर एग्जाम्पल बना सकते हैं 1000 यूनिट्स, लेकिन मशीन सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। तो सारी बात है कि मशीन ने जो है वो लिमिटाइज़ कर दिया लेबर की परफॉर्मेंसेस को, ठीक है, या लेबर की स्पीड को, ठीक है ना। तो ये आपका होता है कि प्रोसेस इस लेबर समटाइम इंटेंसिव होता है, ठीक है ना। यानी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता हाई कैपिटल के बावजूद जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो मशीन का कंपैरिजन बेसिकली हो जाता है। समटाइम प्रोडक्शन न्यू होती है तो कंपनी जो है वो लर्निंग मोड के ऊपर होती है, ठीक है ना। अभी कंपनी शॉर्ट टर्म लेवल के ऊपर चल रही होती है तो लर्निंग मोड के ऊपर होती है। इसके अंदर कंपनी की प्रोडक्शन समटाइम शुरू के अंदर कम्प्लेक्स भी होती है। इसके अलावा कंपनी जो है वो देयर इज़ नो ब्रेक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कहीं दफ़ा कोई ब्रेक्स नहीं करती और प्रोडक्शन को रिपीटेटिव करती है, यानी चीज़ों को बार बार करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी कोई गलती कर रही है तो उसको रिपीट करी जाती है, और अगर कंपनी कोई जो है वो प्रॉब्लम कर रही है तो वो बार बार रिपीट करी जाती है। जिससे क्या होता है कंपनी इफेक्ट में भी लॉस्ट, ठीक है। तो कंपनी का लर्निंग इफेक्ट जो है समटाइम लॉस्ट हो जाता है। लर्निंग का हम कहते हैं एक्चुअली किसको है, लर्निंग का मतलब ये होता है कि कंपनी हाउ टू परफॉर्म उसको एनालिसिस करना होता है। और कंपनी की परफॉर्मेंस शुरू में हर कंपनी की ऐसी ही होती है कि वो लर्निंग के ऊपर चल रही होती है, उनकी प्रोडक्शन लर्निंग के ऊपर चल रही होती है। ईच एंड एवरी थिंग जो है वो क्या चल रही होती है, लर्निंग्स के ऊपर जो है वो चल रही होती है, ठीक है ना। ये सारे की सारी चीज़ें उस तरह से होती हैं। तो 4 किस्म की आपने देखना होता है लर्निंग के अंदर लिमिटेशन, जिसमें मैंने पहले बताया प्रोसेस इस लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है ना। लेबर की जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू मशीन परफॉर्मेंस की वजह से। प्रोडक्शन न्यू होती है इसलिए कंपनी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती जैसे परफॉर्म करना चाहिए। प्रोडक्शन इज़ कम्प्लेक्स, समटाइम प्रोडक्शन कम्प्लेक्स होता है, इस वजह से कंपनी उस तरह से स्पीड नहीं कर पाती इस लर्निंग कर्व की वजह से, क्योंकि नई नई चल रही होती है और समटाइम कम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो कंपनी का लर्निंग कर्व जो है वो थोड़ा सा मुतासर होता है, ठीक है, टाइम के हिसाब से।
और प्रोडक्शन इज़ रेपिटेटिव, क्योंकि प्रोडक्शन रेपिटेटिव होती हैं और कंपनी अगर कोई नुकसान कर रही है या कुछ सीख रही है या कुछ गलती कर रही है तो उसको रिपीट करी जाती है, तो जिससे कंपनी का प्रोडक्शन या लर्निंग कर्व जो है वो मे बी लॉस्ट हो सकता है। तो ये सारे के सारे सिचुएशन हैं जो कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आप आए टेबलर अप्रोच। टेबलर अप्रोच के अंदर यहाँ लिखना होता है सीरियल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। टाइम टू मेक द यूनिट के लिए जो टाइम चाहिए 10 घंटे चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे चाहिए। दो सीरियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाने के लिए 8, दो नंबर सीरियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स का मतलब है कि एक यूनिट के अंदर जो है वो फिर डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूनिट्स और भी होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स का जिक्र किया गया। ठीक है, उसके बाद 7.386 आवर्स चाहिए, फिर 4 सीरियल नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए 7.014 आवर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है ना, उस हिसाब से यहाँ पे हम तमाम तो चीज़ों को जो है वो लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर टेबल को भी प्रेजेंट किया गया। ठीक है ना, कि टेबल के अंदर जो है वो चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये टेबल को आप बेशक इतना ज़्यादा ना देखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंपली है कि अपने प्रोडक्शन लेवल्स के चीज़ों को देखना होता है। नीचे आप अलजेब्रिक अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक अप्रोच में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स बी होता है। ठीक है ना, जो आपका एक्स होता है वो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे होता है, वाई जो है वो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट होते हैं, ए जो है वो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन के ऊपर होता है, और बी जो है वो इंडेक्स ऑफ लर्निंग के ऊपर होता है। क्या है इंडेक्स ऑफ लर्निंग, यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, assume that if it takes 400 direct labor hours and produce the first unit of a new production and 85% learning curve applies। यहाँ पे लर्निंग कर्व अप्लाइज के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि बी के हिसाब से चीज़ों को किस तरह से लेके चलना। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन की जो, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपने ये इस इक्वेशन को फॉलो करना, वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी को सॉल्व करेंगे। तो बी को सॉल्व करने का यहाँ पे तरीकाकार क्या होता है, बी को सॉल्व करने का यहाँ पे हमारा सिंपल तरीकाकार ये होता है कि आपने लॉग लेना होता है। ठीक है ना, 85% का 0.85 का आपने लॉग्स वगैरह लिए। ठीक है ना, और साथ log 2 होता। ठीक है ना, ये log 2 जो है जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक यानी इसका है आपका यानी क्वेश्चन यानी फार्मूले का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद इनको आपस में डिवाइड करना होता तो 0.234 आ जाएगा। उसके बाद सारी बात है जो 2 में से जो हमने एजम्पशन किया हुआ 2 लेवल्स को, तो 2 में से इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई 400 करेंगे। 400 के आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ठीक है, उसको करेंगे तो ये आ जाएगा 340.1। तो 340.1 को चूँकि 2 लेवल ऑफ़ यूनिट्स हैं, ठीक है ना, तो 2 लेवल ऑफ़ यूनिट्स के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम चीज़ों को क्या कर देंगे, इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल सी ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपने इन तमाम तर चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव से देखना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इफेक्ट। लर्निंग इफेक्ट का एप्लीकेशन किस पे होता है, ठीक है ना, प्राइसिंग डिसीजंस के ऊपर होता है। ठीक है ना, जो लर्निंग कर्व का एप्लीकेशन है प्राइसिंग डिसीजंस के ऊपर होता है। ठीक है ना, अगर कॉस्ट जो है फर्स्ट फ्यू यूनिट्स को बना रही है, ठीक है ना, उसके अलावा यानी प्राइस समटाइम कंपनी हाई रख देती है, समटाइम कंपनी लो रख देती है। यहाँ पे से ये कहा है कंपनी प्राइस विल बी सेट टू हाई, ठीक है ना, रख देती है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फर्स्ट फ्यू यूनिट्स, क्योंकि पहले फ्यू यूनिट्स के ऊपर कंपनी जो है वो हाई इसलिए रखती है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन लेवल बहुत छोटा होता है और पैसा बहुत लग रहा होता है, तो इसलिए कंपनी महंगी चीज़ बेचने की कोशिश करती है। कई कंपनी की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, कई कंपनियाँ कहती हैं नहीं हमने लो कॉस्ट पे बेचना है, हमने शुरू में सामान नुकसान भी बेचना है, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये नॉर्मल एक नॉर्मल कंपनी की बात की जा रही है कि अगर कंपनी नई नई चीज़ों को बनाती है तो वो हाई लेवल पे हाई प्राइस के ऊपर चीज़ों को बेचती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो लेवल है वो लिमिटेड होता है, तो उसको हाई कॉस्ट पड़ रही होती है, तो जिसकी वजह से वो प्राइस को भी क्या करती है, हाई करती है और नुकसान को बियर नहीं करती। तो ये कंपनी की स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो इस तरह से नहीं करती, वो शुरू में नुकसान ही बर्दाश्त करती हैं और वो लार्ज स्केल के ऊपर काम करना पसंद करती हैं। लेकिन ये नॉर्मली बेसिकली बताया जा रहा है कि नॉर्मल कंपनी का क्या तरीकाकार है। अगला है वर्क शेड्यूल, इसमें से लेस लेबर पर यूनिट को हम माइनस करेंगे। प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी जो भी होगा उसमें हम ये देखेंगे कंपनी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, कंपनी का स्टैंडर्ड सेटिंग्स कैसा है, यानी कंपनी प्रोडक्शन के अंदर कितना लर्निंग इफेक्ट हो रहा है।
अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। बजट के अंदर लर्निंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बजट्स को हम किस तरह से सेट आउट कर सकते हैं, बजट के अंदर लेबर की तमाम तर चीज़ों को किस तरह से देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लर्निंग इफेक्ट्स के अंदर जो हैं वो प्रॉपरली आती हैं। लर्निंग कर्व एंड स्टडी स्टेट होता है। सम टाइम लर्निंग कर्व जो है वो स्टडी होता है, स्टडी का मतलब है स्लो चल रहा होता है, यानी कि अपनी स्लोली स्लोली चल रही होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें देखना होता है। ये चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ तक कोई मसला फिर मुझसे पूछना। इसके लिए टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स भी करना है आपने, ठीक है, ये लाजमी याद करना रखना। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको फिर 10 चैप्टर का भेजता हूँ।